नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक अनूठी कहानी सुनाने जा रहे हैं, मानव भेड़िया डरावनी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि मानवता का एक अंधाधुंध चेहरा कितना डरावना हो सकता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं उस अंधेरे सच्चाई के सामने, जहां मानव और भेड़िया के बीच छिपी हुई डरावनी कहानी का पर्दाफाश। इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और अनजाने में छिपी रहस्यों का पता लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर में आजकल वारदातें बढ़ गई थी। रोज एक लाश जंगल के किनारे बने मैदान में मिलती थी, जिसका कभी सिर गायब होता तो कभी हाथ पैर। लोग सोचते थे कि शायद कोई जंगली जानवर ऐसा करता होगा, लेकिन अब यह रोज का काम हो गया था। इंस्पेक्टर निखिल को यह केस सौंपा गया था। एक दिन सुबह सुबह निखिल के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आज फिर से एक लाश उसी जगह पाई गई है जिसका सिर गायब है, और देखने से पता चल रहा है कि यह एक लड़की है। सर, इसको इतनी बुरी तरह मारा गया है कि मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। यह हवलदार पवन था। निखिल यह खबर सुनकर झटके से उठ गया और बोला, ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। निखिल ने फोन रखा और अगले 10 मिनट में वारदात वाली जगह पर था। सर, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको किसी जंगली जानवर ने मारा है, लेकिन सर, इतना भयानक जंगली जानवर इस तरह जंगल में आया कहां से? पवन ने कहा, और फिर वह निखिल को देखने लगा, जो उस जानवर के पैरों के निशान को देख रहा था, जो जंगल की तरफ ना जाकर शहर की तरफ गए हुए थे। अगर यह काम किसी जानवर का होता तो वह जंगल की तरफ जाता, लेकिन यह निशान तो शहर की तरफ गए हैं। इसका मतलब यह किसी आदमखोर का काम है। सारे शहरवासियों की जान मुसीबत में है। निखिल ने पैरों के निशाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ सर, इन निशानों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मानव भेड़िया के पैर के निशान हो। मानव भेड़िया ऑफ रबिश। यह मानव भेड़िया जैसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ इंसान द्वारा बनाई मनगढ़ंत ही बेहतर समझा और चुपचाप अपना काम करने लगा। वह दोनों अपना काम करके पुलिस स्टेशन लौट आए। उनके ऊपर इस वक्त इस केस का दबाव बहुत ज्यादा था। शाम को काम करते हुए निखिल के पास एक कॉल आई, जिसे सुनकर निखिल पहले तो खुश हुआ और फिर अचानक ही उदास हो गया। रिम्मी की आवाज सुनकर निखिल की आंख भर आई और उसने भरी आंखों के साथ कहा, हेलो बेटा, कैसी हो आप, और मम्मा कहाँ हैं आपकी? कि जरा फोन देना उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। रिम्मी किरण को फोन देने लगी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और बोली, अपने पापा से कह दो, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, और हम लोग 2 दिन बाद वहां आ रहे हैं। किरण की बात सुनकर निखिल चौंक गया और फिर बोला, क्या कहा तुमने? तुम लोग यहां आ रहे हो? किरण, यहां मत आओ प्लीज, मैं वहां आऊंगा। इसके आगे वह कुछ बोलता, उससे पहले ही फोन कट चुका था। फोन रखकर निखिल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। शहर में रोज नई नई वारदातें हो रही थी। अगर उसकी फैमिली को कुछ हो गया तो यही सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। दूसरी तरफ रिम्मी खुश थी। याहू, हम पापा के पास जाएंगे। कितना मजा आएगा ना मम्मा? किरण ने थोड़े उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम कल सुबह यहां से निकलेंगे, ओके? मामा, रिमी ने यह कहा और वह अपने खिलौनों को पैक करने लगी। यह सब खत्म करने का समय आ गया है। निखिल, अब बहुत हुआ। मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वहां आऊं, लेकिन मुझे वहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेरे ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, किरण ने कहा, और फिर वह अपना सामान पैक करने लगी। अगले दिन सुबह फिर से एक लड़के की लाश उसी मैदान में मिली थी, जिसके दोनों पैर गायब थे। निखिल और पवन फिर से ड्यूटी में थे, और पवन दोबारा से निखिल को मानव भेड़िया की कहानी सुना रहा था। निखिल को ना जाने क्यों मानव भेड़िया जैसा कुछ होता है, इन कहानियों में विश्वास नहीं था, या फिर वह जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये कौन कर रहा है? पवन ने सवाल किया। मुझे तो ये काम किसी इंसान का ही लगता है जो साइको किलर है, निखिल ने पवन की बात का जवाब दिया। लेकिन सर, अगर कोई इंसान होता तो वह शरीर के अंगों को क्यों गायब करता? पवन ने दूसरा सवाल किया। हो सकता है यह उसके मर्डर करने का तरीका हो। अब चलो, ज्यादा बात ना करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
निखिल ने कहा और खुद आकर गाड़ी में बैठ गया। निखिल को अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली यहां आए। शाम को घर आने के बाद उसने किरण को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फोन रखने के बाद उसने खाना खाया और जल्दी सो गया। उस रात उसके घर से जोर जोर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती रही, जो शायद भूख की वजह से चिल्ला रहा था। सुबह जब निखिल की नींद खुली तो उसे रिम्मी की आवाज सुनाई दी, जो पापा पापा चिल्लाते हुए गेट खोलने को कह रही थी। निखिल ने उठकर गेट खोला तो सामने रिम्मी और किरण खड़े थे। वह दोनों का सामान अंदर ले आया और वह दोनों भी अंदर आ गई। रिम्मी सीधे निखिल की गोद में बैठ गई। वहीं किरण अभी भी निखिल को घूर रही थी। निखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे घूर क्यों रही हो? यह सब कब खत्म होगा? निखिल, किरण ने बिना पल के झपकाए कहा। क्या किरण, तुम किसकी बात कर रही हो? निखिल ने अनजान बनते हुए कहा और फिर रिम्मी के साथ खेलने लगा। किरण कुछ बोलने ही वाली थी कि रिम्मी ने उससे कहा, क्या मम्मा पापा आप लोग आते ही शुरू हो गए? हे भगवान, मैं क्या करूं इन दोनों लोगों का? वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। उसकी यह हरकत देखकर दोनों मुस्कुरा पड़े और फिर किरण अंदर कमरे में चली गई। किरण ने अपना कमरा साफ किया और वह सामान रख ही रही थी कि उसे एक गराट सुनाई दी। वह तुरंत दौड़ के रिम्मी के पास आई और उसके कानों में उसने हेडफोन लगा दिए। रिम्मी ये देख कुछ पल के लिए शांत रही और फिर बोली, क्या हुआ मम्मा, आपने ये हेडफोन क्यों लगाए? कुछ नहीं बेटा, एक बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहा था इसलिए, किरण ने जवाब दिया। लेकिन मम्मा ये तो बंद है, रिम्मी ने कहा। अच्छा तो बंद हो गया होगा, किरण ने कहा और तब तक घुटानी बंद हो चुकी थी। बेटा तुम जरा बाहर जाकर खेलो, मुझे पापा से कुछ बात करनी है, किरण ने रिम्मी से कहा। मम्मा अभी तो आए हैं हम लोग, आप बाद में बात कर लेना पापा से, रिम्मी ने अपने टडी के साथ खेलते हुए कहा। रिम्मी प्लीज, किरण बोली। ओके मम्मा, रिम्मी ने कहा और वह अपनी टडी को लेकर बाहर चली गई। कब तक निखिल, कब तक चलेगा ये? कब तक तुम मासूमों की जान लेते रहोगे? किरण लगभग चिल्ला पड़ी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं क्यों किसी की जान लूंगा भला? मैं तो काम उनका रक्षक हूं। निखिल ने थोड़ा दुखी होते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे उस भाई की बात कर रही हूं जो इंसान के रूप में भेड़िया है और जिसे तुमने इस घर में बंद करके रखा है। किरण ने सच बोल दिया था। का क्या कहा तुमने? तुम जानती हो उसके बारे में तुम्हें पता कब चला? निखिल लगभग चौंक पड़ा था। मतलब किरण सब कुछ जानती थी। करीब 6 महीने पहले जब एक रात तुम शहर से बाहर गए थे, तब मैं रिम्मी के साथ घर में अकेली थी और उस पूरी रात इस घर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती रही। मैं पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन बाद में मैंने जब ढूंढा तो इस घर में मुझे एक बेसमेंट मिला और वहां तुम्हारा भाई बेहोश पड़ा था। तब मुझे पता चला कि वह एक मानव भेड़िया है जो रात होते ही भेड़िया में बदल जाता और सुबह इंसानी रूप में। किरण ने सारी सच्चाई निखिल के सामने रख दी। तो क्या तुम इसलिए मुझे छोड़कर चली गई थी? निखिल ने कहा। हाँ, क्योंकि उस वक्त मुझे केवल रिम्मी की सुरक्षा करनी थी, लेकिन इस बार मुझे इस शहर के लोगों को भी बचाना है, किरण ने कहा और वह अपने काम में लग गई। किरण ने रिम्मी को उसी शहर में रहने वाली एक सहेली के यहां छोड़ दिया था, क्योंकि वह रात पूर्णिमा की थी और इस रात पूरे चांद की रोशनी में मानव भेड़िया बहुत शक्तिशाली होते थे। किरण ने यह पूरे 6 महीने मानव के बारे में पता करने में ही बिता दिए थे और वह इस बार यह सोचकर आई थी कि वह उस राक्षस को खत्म करके ही जाएगी। किरण ने अपने पास चांदी का खंजर छुपा लिया था और वह निखिल के भाई के भेड़िया बनने का इंतजार करने लगी, जिससे वह उसे उस वक्त मारे जब वह अपने पूरे भेड़िया रूप में हो। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगी। निखिल उस वक्त घर पर नहीं था। 2 घंटे हो चुके थे, चांद अपने पूरे रूप में था, लेकिन यह क्या, वह अभी तक बाहर नहीं आया था। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो किरण बेसमेंट में गई तो उसने देखा वह तो बेहोश पड़ा है, लेकिन उसके घर के बाहर से किसी गुड़ने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किरण जब दौड़कर बाहर आई तो उसने देखा निखिल अपने आधे इंसानी और आधे भेड़िया रूप में था और वह जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसके के शरीर से रोए से फूट रहे थे। वो गठीला था और आकार में भी बढ़ रहा था।
कान लंबे हो रहे थे, नाक लंबी होकर थूथन का आकार ले रही थी, कान नीले होकर बढ़ रहे थे, हाथ पांव पंजों में बदल रहे थे और आंखें तो दहकती अंगारों सी लग रही थीं। उसके मुंह में कुछ था, किसी का सिर जिसे वह खा रहा था। वह आज फिर से किसी का शिकार करके आया था। उसके पूरे शरीर में खून लगा था और आंखों में शैतानी चमक थी। किरण यह देखकर बिल्कुल जड़ हो गई और फिर बोली, तब तुम भेड़िया हो निखिल? तब तक निखिल अपने पूरे भेड़िया रूप में बदल चुका था और वह तेज सी गुट के साथ किरण की तरफ बढ़ने लगा। किरण पीछे हटने लगी। तभी उस भेड़िए ने किरण के गर्दन पर आकर पंजा मारा। इससे वह नीचे जमीन में गिर गई। उस भेड़िए ने जैसे ही अपना पंजा उसे मारना चाहा, पीछे से किसी ने उस पर चांदी की तलवार घुसे दी। वो भेड़िया तेज गुरह के साथ उसकी तरफ लपका, लेकिन फिर वहीं गिरकर ढेर हो गया। ये पवन था। अच्छा हुआ भाभी जो आपने मुझे बुला लिया, वरना ये भेड़िया आपकी भी जान ले लेता। पवन ने कहा, हाँ धन्यवाद भैया। किरण ने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं भाभी, ये तो हमारा काम था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि निखिल सर एक भेड़िया है, पवन ने कहा। और फिर वह उस मरे हुए भेड़िए को देखने लगा। यह निखिल नहीं है, किरण ने सपाट लहजे में कहा। मतलब? यह सुनकर पवन लगभग चौंक गया था। मतलब कि अभी तक हमारे साथ जो था वह निखिल नहीं, उनका जुड़वा भाई अक्षत था। निखिल अंदर तहखाने में है, किरण ने कहा। आपको कैसे मालूम? पवन ने सवाल किया। 2 घंटे पहले किरण जब बेसमेंट में गई तो वहां उसे निखिल एक किनारे बैठा दिखाई दिया। वह बड़ी हिम्मत करके अंदर गई तो निखिल ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, किन्नू किन्नू। यह नाम सुनकर किरण कुछ पल के लिए शौक रह गई, क्योंकि यह नाम निखिल के अलावा कोई नहीं जानता था। फिर वह जब उसके पास आई तो उसे देखकर पहचान गई कि यही असली निखिल है। और तब निखिल ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि वह पिछले 6 महीने से यहाँ कैद है। किरण की बात सुनकर दोनों अंदर गए, जहां निखिल एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। वह दोनों उसे सहारा देकर बाहर लाए और उसे बैठाया। तभी पवन ने कहा, अब इसका क्या किया जाए? उसका इशारा अक्षत की तरफ था। हमें इसे अभी के अभी जलाना होगा, तुम लकड़ियों का इंतजाम करो, किरण ने कहा। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने अक्षत को जला दिया और अब मानव भेड़िया हमेशा के लिए मर चुका था। शहर में दत्त भी खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद निखिल भी पूरी तरह सही हो गया और उसने ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रश्मि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पढ़ने लिखने में तेज और अन्य कार्यों में भी सबसे आगे रहती थी। संस्कृति उत्सव कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कार्य, सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। स्वभाव की भोली और सब पर आसानी से विश्वास करने वाली रश्मि ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी आने वाली जिंदगी के कुछ दिन बेहद कष्टपूर्ण, ऐशत भरे होने वाले हैं। इंसान जैसा स्वयं होता है, उसी नजर से वह बाकी संसार को देखता है। अच्छा इंसान सब में अच्छाई देखता है, वहीं बुरा इंसान औरों की बुराइयां तलाशने में लगा रहता है। रश्मि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह घुमा कर रख दिया। रश्मि देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कॉलेज में उसके पीछे पढ़ने वाले लड़कों की संख्या भी कम नहीं थी। जीतू उन्हीं में से एक था। वह रश्मि की खूबसूरती से उसकी तरफ आकर्षित हो चला था और रश्मि से भी यही उम्मीद करता था कि वह भी उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर ले। पर रश्मि अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर थी। पहले वह अपने सभी गोल्स अचीव करना चाहती थी और इसीलिए रोज नियम से क्लास अटेंड करना, लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना, यही उसकी दिनचर्या हुआ करती थी। उसने जीतू को कई बार साफ साफ बोल दिया था कि वह किसी भुलावे में ना रहे, कि वह उसके कभी नजदीक भी आएगी। कॉलेज की पिकनिक ट्रिप होने जा रही थी। सभी लोग उस ट्रिप को लेकर काफी उत्साहित थे। रश्मि भी अपनी सहेलियों के जोर देने पर पिकनिक जाने के लिए तैयार हो गई। नियत दिन पर सभी लोग बस में बैठकर निकल पड़े। पूरी बस में खुशी का माहौल था। अंताक्षरी और पहेलियों के दौर चल रहे थे। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, पर जीतू की नजर सिर्फ रश्मि पर ही टिकी थी, जो बस में कोने में चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। पिकनिक स्टॉप भी आ गया। वह एक पुराना प्रसिद्ध किला था, जो देखने में बहुत ही सुंदर और विशाल था। लेकिन जहां एक तरफ वह किला अपने खूबसूरत कारीगरी और विशालता के लिए प्रसिद्ध था, वहीं दूसरी तरफ उस किले के बारे में एक अलग ही कहानी प्रचलित थी।
स्थानीय लोगों की बात माने तो वह एक पूर्णतः सत्य घटना थी। यह सत्य घटना किले की प्राचीनता को लेकर तो नहीं थी, पर इसी सदी में उस किले में ऐसा कुछ घटा था जो अपने आप में बेहद दर्दनाक और डरावना था। कहते हैं कि उस किले में एक कुएं में एक लड़के ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से ही वह कुआं कुछ बातों को लेकर बदनाम था। किला आते ही सभी लोग बस से उतरकर इधर उधर फैल गए। किले के अंदर विशाल प्रांगण में पिकनिक के लिए जरूरी तैयारियां होने लगीं। सभी लोग मस्ती मजाक करते हुए इधर उधर टहल रहे थे। किले की खूबसूरती ने रश्मि को बहुत प्रभावित किया। वह चारों तरफ घूम घूम कर उसकी अनंत सुंदर छटा का दर्शन लाभ ले रही थी। अपने कैमरे में उसे कैद कर रही थी। खाना वगैरह खा पीकर उनका कॉलेज ग्रुप किले के अन्य भाग में घूम रहा था, लेकिन जीतू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपने कुछ खुरा दोस्तों के साथ अकेला ही टहल रहा था। उसका मन रश्मि में ही लगा हुआ था। रश्मि भी अपनी सहेलियों के साथ किले के अन्य दूसरे हिस्सों में टहल रही थी। किले के अंदर ही एक चाय पानी की स्टॉल थी। जीतू वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और भी कुछ लोग वहां बैठे बतिया रहे थे। उनमें से ही एक बहुत बुजुर्ग से दिखने वाले बाबा एक तरफ बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ाहट। जैसे ही उनकी नजर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रश्मि पर पड़ी तो वह एक तक उसे ही देखते रह गए, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अचानक से वह बड़बड़ा लगे, असंभव, यह नहीं हो सकता। यह मैं क्या देख रहा हूं? वही नाक नक्श, वही चेहरा, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कहते हुए वह बुरी तरह भयभीत हो गई। उनको इस तरह गौर आश्चर्य में देख जीतू और अन्य दूसरे लोग उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी चाय वाले ने उन बूढ़े बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा? ऐसा क्या देख लिया और क्या नहीं हो सकता? उस चाय वाली की बात सुनकर बाबा और भी गंभीर होकर रश्मि की तरफ ही देखते रहे। जैसे रश्मि को जानते हो, उन्होंने अपने बूढ़े कांपते हाथों से रश्मि की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। जीतू यह सब देख रहा था। बाबा ने जब रश्मि की तरफ इशारा किया तो जीतू से रहा नहीं गया। वह उनके मजे लेते हुए उनसे पूछने लगा, क्या हुआ बाबा? उस लड़की को देखकर अचानक से आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आपके हाव भाव तो करण अर्जुन फिल्म स्टेशन के मास्टर की तरह हो गए, जो शाहरुख खान को देखकर आंखें फाड़ने लगता है। क्या आप उसे जानते हो? बूढ़े बाबा अपनी ही धूम में बोले जा रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यह वही लड़की है, बिल्कुल वही चित्रा। इतने सालों बाद यहां खींची चली आई। आखिर जरूर कुछ अनहोनी घटित होने वाली है। बाबा की बात सुनकर तो जीतू से अब रहा ही नहीं जाता। वह उनसे जोर देकर पूछने लगता है, आखिर बात क्या है? बाबा जी अकेली ही हैरान होते रहेंगे या हमें भी मौका देंगे हैरान होने का? जीतू अपने दोस्तों की तरफ आंखें मारते हुए, वह लड़की देख रहे हो, वह चित्रा है, वही चित्रा बरसों साल पहले यहां आई थी अपने प्रेमी के साथ। अब तो जीतू से रहा नहीं गया। अरे बाबा, कौन सी गोली खाकर बैठे हो उस लड़की को? मैं जानता हूं, मेरे साथ ही पढ़ती है। उसका नाम चित्रा नहीं, रश्मि है। रश्मि क्यों? खामखा फिल्मी सीन क्रिएट कर रहे हो? जीतू हंसते हुए बोला, हो ही नहीं सकता, ये वही चित्र है। मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन भी ऐसा ही माहौल था। लोग किला घूम रहे थे, ये लड़की भी एक लड़के के साथ यहां आई थी। मैं स्वयं यहां मौजूद था। सब कुछ, हाँ सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये वही है। बाबा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, पर जीतू उनकी खिल्ली उड़ाए जा रहा था। ये देख चाय वाला जीतू से बोला, नहीं साहब, यदि ये बोल रहे तो कोई बात तो जरूर है, क्योंकि यह यहाँ के सबसे पुराने लोगों में से एक है और लगभग रोज ही कई सालों से यहाँ आ रहे हैं। एक बात और कहे साहब, जो मनहूस घटना कभी यहाँ घटी थी, उसके एकमात्र चश्मे दीद गवाह यही है। चाय वाला पूर्ण विश्वास से बोला, तो फिर हमें भी सुनाओ वह कहानी। जीतू उत्सुकता से बोला, बाबा बताना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। यह मेरी आंखों की देखी हुई वह हकीकत है जो अनहोनी बनकर उस प्रेमी जोड़े पर ऐसी गुजरी कि वह भयंकर हादसा हो गया। मैं ना जाने कितने सालों से यहीं पास में रहता हूं और रोज किले में आकर कुछ देर बैठता हूं। बात उसी साल की है जब 16 फिल्म आई थी, यानी 1975 की, और मुझे इसलिए यह याद है कि उस दिन 15 अगस्त का दिन था और मैंने शोले फिल्म का पहला ही शो देखा था और यहां आकर अपने दोस्तों से उसकी कहानी बता रहा था। तभी एक प्रेमी जोड़ा किला घूमने आया।
मैं उस आंखों देखी घटना को आज तक नहीं भूला हूं। उन दोनों के नाम आज भी मुझे याद है। लड़के का नाम विशाल और लड़की का नाम चित्रा था, और देखकर ही लगता था कि वह लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता है। जब यहाँ किले में उस लड़के ने अपने प्यार का इजहार उस लड़की से किया तो वो लड़की बहुत नाराज हुई, यहाँ तक कि उसने उस लड़के विशाल को थप्पड़ तक मार दिया। बहुत बहस हुई दोनों में। तब मैंने उन दोनों को समझाया भी था। उन लोगों ने मुझसे खूब बात की, अपने बारे में सब बताया। विशाल चित्रा से बेहद प्यार करता था, इतना कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। विशाल थोड़ा सनकी लड़का था। उसने चित्रा से अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक बार अपने खून से उसे पत्र भी लिखा था। वह दीवानगी की हद तक उसे चाहता था, पर चिरा विशाल से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसने साफ साफ मना कर दिया। विशाल गुस्से में आकर चित्रा को धमकी देने लगा कि यदि वह नहीं मानी तो वह उस कुएं में कूदकर जान दे देगा। पर चित्रा उसकी बात सुने बिना पलटक वापस जाने लगी। उस लड़के ने ना आव देखा ना ताव दौड़ लगाकर सीधा उस अंधेरे गहरे कुएं में कूद गया। इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि अचानक से वो लड़का ऐसा कर लेगा। चित्रा को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह देखकर आवाक रह गई। उसके पांव वहीं जड़ गए, आवाज हलक में अटक गई। उसे अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। विशाल इतनी जल्दी बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेगा, इसकी कल्पना उस लड़की ने तो क्या, मैंने भी नहीं की थी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। सभी अंदर झांक कर देखने लगी, लेकिन वह कुआं इतना गहरा और अंधकार में था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। चित्रा यह सब देखकर घबराकर यहां से भाग गई। तब से ही उस लड़की की आत्मा इस कुएं में भटक रही है। अमावस्या को इस कुएं से रोने की आवाज भी कई लोगों ने अपने कानों से सुनी है। अब तो कोई भी उसे कुएं के पास तक नहीं जाता। इतने सालों बाद वह लड़की दोबारा यहां आई है। यह चित्रा ही है। शायद उसका पूर्ण जन्म हुआ है। बाबा की बातें जीतू बड़े गौर से सुन रहा था, पर उसे इन आत्माओं भूतों की बातों पर यकीन नहीं होता था। उसने पूरी बात सुनकर भी मजाक करते हुए अपने दोस्तों से कहा, मतलब यह लड़की केवल इसी जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्म में भी बहुत घमंडी थी। जीतू आंखों को नचाते हुए अपने दोस्तों से बोला, लेकिन वह बाबा बड़े गौर से सिर्फ रश्मि को ही देखे जा रहे थे। उनको अपनी आंखों पर अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था। उधर रश्मि घूमते घूमते उस कुएं के पास पहुंच जाती है और उत्सुकता बस उस कुएं में झांक कर देखती है, पर वह कुआं बहुत अंधकारमय था। अंदर कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। रश्मि एक पत्थर उठाकर उसमें फेंक है, पर पत्थर भी कितना नीचे जाकर गिरा कुछ पता ही नहीं चलता। तभी एकदम जैसे कोई तेज हवा का झोंका अचानक ऊपर आया और रश्मि से टकरा गया। रश्मि बुरी तरह पछाड़ खाकर पीछे की तरफ गिरती है। उसे कुछ समझ नहीं आता यह क्या हुआ। बस हवा में दो भयंकर आंखों की आकृतियां सी ही उसे अचानक दिखी थी। वह काफी डर गई और तेजी से वहां से भाग गई। वह घबराते हुए बस में चुपचाप आकर बैठ गई, पर उसे अंदर से पता नहीं कैसा लग रहा था। पूरी बस में वह खामोशी सी डरी सहमी हुई बैठ रही और घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रश्मि की मां दुर्गा को लगा कि शायद थक गई होगी, इसलिए सीधे सोने चले गई। उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रश्मि कमरे में आकर सर से पांव तक चादर ओढ़कर लेट गई। उसके सामने वही दृश्य घूम रहा था। हवा में वह दो भयंकर आंखें जो तेजी से कुएं से बाहर आकर उससे टकराई। यही सोचते सोचते उसकी पता नहीं कब नींद लग गई। यही सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। रात के 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुली, क्योंकि उसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसे झंझोट कर उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाजा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे की छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाजें स्पष्ट महसूस हो रही थीं। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है, यह बात उसके दिमाग में कौन रही थी। अब उसे थोड़ा डर सा भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में उसके पापा और मां सोए हुए थे। उसने सोचा क्यों उनको बेवजह जगाए। यह सोचते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रश्मि का दिल जैसे हलक में अटक गया हो। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई।
उसकी चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर उसके पापा नवीन और मां दुर्गा वहां आए और उसे संभाला। रश्मि बेहोश हो चुकी थी। उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। वह हैरानी से सबको ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे अम्मा, पापा, आप इस वक्त क्या हुआ? दोनों रश्मि के मुंह से यह सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अगले दिन रश्मि की मां किचन में काम करते करते रश्मि के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उनको रश्मि की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी रश्मि आई और किचन में से एक गाजर का टुकड़ा उठाकर खाते हुए मां से बोली, मम्मा, मैं अपनी सहेली काजल के घर जा रही हूं। स्टडी के लिए शाम तक आ जाऊंगी। आज हम दोनों कॉलेज नहीं जा रहे, बल्कि कुछ जरूरी नोट्स बनाने हैं, तो उसके घर ही पढ़ाई करेंगे। और इतना कहते ही वह अपनी मां के गाल पर एक चुम्मी लेकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। मां भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कल की बातों को लेकर चिंता उमड़ रही थी। दोपहर में काजल अचानक रश्मि के घर आकर घबराकर बोली। तब नवीन और दुर्गा घर पर ही थे। आंटी, आंटी जल्दी चलिए, वो रश्मि। उसके मुंह से रश्मि का नाम सुनकर दोनों चौंक गई। क्या हुआ? रश्मि को दोनों उस लड़की काजल के साथ उसके घर की ओर भागे। बेहोश रश्मि को एक पलंग पर लिटाया गया। डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया। रश्मि के पापा नवीन ने जब काजल से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने बताया, रश्मि बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। डॉक्टर भी जल्दी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने चेकअप करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर वह चले गए। मां दुर्गा ने काजल से कहा, आप रश्मि की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है? क्योंकि जब से पिकनिक से आई है तब से अजीब व्यवहार कर रही है। कभी तो खूब हंसती बोलती है, कभी एकदम गुमसुम सा हो जाती है। काजल ने उनको एक तरफ चलने को कहा। मां दुर्गा उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। काजल ने कहा, जहां तक मैं जानती हूं आंटी, रश्मि को जो कुछ हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज नहीं हो सकता। यह कोई दुष्ट आत्मा है जो उसके पीछे पड़ गई है, और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। काजल के मुंह से यह सब सुनकर दुर्गा उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह गई। यह क्या कह रही हो बेटी? जैसा मुझे लगा वैसा आपको बता रही हूं आंटी। मैंने अंकल के सामने बोलना ठीक नहीं समझा, इसलिए बाथरूम वाली झूठी बात बनाई। दरअसल जब हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे तभी रश्मि अचानक मेरी तरफ बढ़ी, अजीब नजर से घूरने लग और मुझसे लिपटने लगी, मेरे कपड़े खींचने लगी। उसकी आवाज में एक मर्दाना सुअर था। वैसी आंखों से वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वह पलंग से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। काजल की मुंह से सारी बात सुनकर दुर्गा मां को काटो तो खून नहीं। वह बुरी तरह तनाव में आ गई। कुछ समय बाद रश्मि को होश आ गया था। उसे लेकर दोनों वापस घर आ गए। रश्मि की मां ने काजल वाली बात अपने पति नवीन को बताई। नवीन भी सख्ते में आ गई, क्योंकि काजल भला ऐसा झूठ क्यों बोलने लगी, और नवीन ने ऐसी बातें बहुत देख रखी थी, इसलिए उनको विश्वास हो गया। उन्होंने अपने एक दोस्त किशोर को फोन मिलाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि किशोर भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी, जैसे आज रश्मि के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। किशोर ने शाम तक उसका पता और फोन नंबर देने का वादा किया। जब रश्मि कुछ सामान्य सी हुई तब नवीन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? रश्मि बेटा, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रश्मि ने बताया, जब मैं काजल के साथ पढ़ाई कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम से बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं था, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि कोई है जो मेरा पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर नवीन ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले गए, मगर नवीन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त किशोर ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही रश्मि को वहां ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था।
तभी सहसा उन्हें आभास हुआ कि उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और रश्म के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट ही गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज पड़ी। वह जल्दी से उठे और रश्म के कमरे की ओर चल पड़े। रश्म के कमरे के दरवाजे से उन्होंने जब अंदर झांका तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर खिसते चले गए। उन्होंने देखा कि रश्मि के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थीं और वह तकिए को पूरी तरह मसल रही थी, जैसे उस पर अपना गुस्सा उतार रही हो। यह सब देखकर नवीन उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? मगर अब भी उसने नवीन की ओर देखा तक नहीं। अब नवीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रश्मि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से नवीन की ओर नजर उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि नवीन कुछ सिहर से उठे। उनको यह महसूस हुआ कि जैसे रश्मि उसे पहचानती ही ना हो। मैं रश्मि नहीं हूं बुड्ढे, इसकी मौत हूं। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली। उसके मुंह से यह सुनकर नवीन डर गई। होश में आओ रश्मि, यह तुम क्या कह रही हो? रश्मि फिर से चीखी, मेरे और इस लड़की के बीच, मेरे और इस लड़की के बीच ना ही आओ तो ठीक रहेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब नवीन वहां से बाहर निकले और जाकर अपनी पत्नी दुर्गा को जगाया। वे दोनों रश्मि के कमरे की तरफ गए, मगर जब वह वहां पर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे दोनों रश्मि को ढूंढने लगे, पर रश्मि कहीं नहीं दिखी। तभी बाहर खुले गलियारे में उनको को परछाई सी नजर आई। जब उन्होंने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह बुरी तरह सहम गई, क्योंकि रश्मि छत से किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रुक जाओ रश्मि, नवीन तेज स्वर में गरजे, मगर रश्मि ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब नवीन जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रश्मि को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे दुर्गा मां भी वहां पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया। कुछ देर बाद गुड़तेज गई। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। नवीन ये सोच सोच कर सिहर उठे थे कि अगर उसकी नजर छत पर खड़ी रश्मि पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर बेहोश पड़ी, रश्मि पर गई और वह चौंक पड़े, क्योंकि रश्मि का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गोराहट सी निकल रही थी। जब जीतू को रश्मि की यह हालत पता चली तो वह मन ही मन रश्मि के लिए परेशान हुआ। वह काजल के घर जाकर उससे रश्मि का हाल पूछने लगा। काजल ने उसे सारी बात बता दी। जीतू ने उससे रश्मि के घर चलने की जिद की। दोनों रश्मि के घर को निकल लिए। जैसे ही वो दोनों रश्मि के घर पहुंचे तो वो लोग उसे लेकर तांत्रिक के पास जा रहे थे। जीतू और काजल भी उनके साथ हो गए। जैसे जैसे तांत्रिक का ठिकाना पास आने लगा, रश्मि बेहोश हो गई। उसे बेहोशी की हालत में ही तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने उसके हाथ की चिट्टी उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ते ही वह होश में आ गई। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रश्मि एकदम से उठकर बैठ गई और तांत्रिक की ओर कहर भर पाती नजरों से देखने लगी। कौन है तू? चल नाम बता अपना। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज कर पूछा। जवाब देने के बजाय रश्मि के मुंह से मर्दाना आवाज में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक और खड़ी हुई। उसकी सहेली काजल भी दहल उठी। तभी तांत्रिक ने कुछ राई के दाने काले तिल में मिलाकर उस पर फूंक मारकर उस पर फेंके और फिर पूछा, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चिल्लाते हुए रश्मि ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अपने हौसले को इतना मत बढ़ाए दुष्टा। आत्मा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे नरक की आग में ही न झोंक दूं। ये कहते ही उसने पास में से ही एक मुट्ठी भभूत उठाकर उसकी तरफ फूंक मारी। रश्मि के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और वह इधर उधर अपने सिर को झटक लगी। सिर के बाल बिखर गए थे, जिससे वह डरी वह लग रही थी। एकाएक वह रोने लगी। अब की बार उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वह रश्मि की ही थी। वह रोते हुए बोली, मुझे बचा लो पापा, यह मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह भभूत भी उड़ाना बंद कर दिया।
ठीक उसी पल जैसे बिजली से चमकी, रश्मि के पैर की जोरदार लात तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चीखता हुआ दूर जा गिरा। रश्मि के चेहरे पर शैतानियां नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कहरा हुए उठा और साफ कह दिया, इस दुष्ट आत्मा से पार पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह इस लड़की पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। इससे तो अब मेरे गुरु जी ही निपटें। उस तांत्रिक ने अपने गुरु भैरवनाथ को फोन लगाया, क्योंकि रश्मि को बस में करना उसके गुरु के ही बस का था। कुछ देर के बाद भैरवनाथ वहां पहुंच गए। उन्होंने रश्मि को गौर से देखा। रश्मि बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसकी आंखें खोल के देखी। जैसे ही उन्होंने पलक पर उठाकर उसकी आंखें खोली, रश्मि भयंकर तेज स्वर में दहाड़े हुए उठ बैठी और भैरवनाथ को गुस्से से दांत किटकिटाए भैरवनाथ ने उसके माथे पर एक तिलक खींच दिया और गरजे, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है साले? मैं तेरी बीवी नहीं हूं जो तेरे इशारे पर भगने लगूं। रश्मि ने उसे देखते हुए दांत किटकिटाना चालू कर दिया। अच्छा, तू नहीं मानेगा, जय महाकाल, भस्म कर दे ये चंडाल। भैरवनाथ ने महाकाल की भस्म उसके माथे पर लगा दी। रश्मि बुरी तरह दर्द से तड़प उठी। इस भस्म को हटाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मैं सब बताता हूं। ठीक है, तो फिर बकना चालू कर। रश्मि के शरीर पर हावी उस आत्मा ने अपनी मर्दाना आवाज में बताना शुरू किया, मेरा नाम विशाल है। मैं अपनी प्रेमिका चित्रा से बेहद प्यार करता था, बहुत प्यार करता था मैं उससे, पर उसने कभी मेरे की कदर नहीं की। मैंने उसके पीछे कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी और वह वहां से भाग गए। तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? यह चित्रा नहीं रश्मि है। ये मुझे चित्रा जैसी खूबसूरत लगी थी, इसलिए मेरा दिल आ गया था, इसलिए मेरा दिल आ गया था। इस पर बरसों से सोई हुई तमन्ना जगा दी इस लड़की ने मेरे दिल में। यह कहते हुए वह अपने सीने को तेज तेज ठोकने लगा। फालतू बकवास मत कर, भैरवनाथ गरजे। मैंने इसे कभी छत से गिराकर मारने की भी कोशिश की, मगर इसके खोस बाप बीच में आ गया। लेकिन कब तक बचेगी ये मुझसे? इसे तो अब मरना ही होगा। रश्मि एकदम सफेद आंख निकालते हुए गर्दन को अजीब तरह से घुमाते हुए कुटिलता से मुस्कुराई, तेरी जैसी पता नहीं कितनी आत्माएं महाकाल के सामने दया की भीख मांगती नजर आती हैं। महाकाल तो कालों के काल हैं, भूतों के देव हैं, तुझे उन्हीं के पास भेज दूंगा। यह कहकर भैरवनाथ ने पोटली में से एक और राख जैसी कोई वस्तु निकाली और मंत्र पढ़ते हुए रश्मि के माथे के बीचों बीच लगा दी। वह फिर से चीख चिल्लाने लगी, बालों को इधर उधर झटक लगी, पर बस में नहीं आ रही थी। तभी भैरवनाथ बोले, यह इतनी आसानी से बस में नहीं आने वाली। भगवान शिव का त्रिशूल लेकर आने से उसी से यह आत्मा भागेगी। अब त्रिशूल कहां से लाए? नवीन ने विचलित होते हुए बोला, शिवजी की सारी शक्तियां उनके त्रिशूल में निहित होती हैं। एक प्राण प्रति सृष्टि मूर्ति जिसके ऊपर कोई मंदिर की छत ना हो, खुले में हूं, वहां से त्रिशूल लाकर इसे मुक्त करना पड़ेगा। काजल बोली, मैं जानती हूं ऐसा मंदिर जो खुले में है, वहां से त्रिशूल ला सकते हैं। मैं और जीतू जाकर ले आते हैं, जल्दी आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वे त्रिशूल लेकर हाजिर थे। भैरवनाथ ने त्रिशूल लेकर उसे प्रणाम किया, फिर रश्मि के माथे पर रखकर सबसे बोला, आप सभी ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहे। सारा वातावरण ओम नमः शिवाय से गुंजित हो उठा। अचानक से रश्मि आंखें फाड़कर उठ खड़ी हुई और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि ओम नमः शिवाय की ध्वनि उसके कानों में ना पड़े, पर वह फिर भी इस मंत्र के जाप से स्वयं को बचा नहीं सकी। रश्मि झटके से हिली और फिर एक तरफ गिर गई। भैरवनाथ ने कहा, इसे सता रही शैतानी आत्मा का कब्जा अब इसके शरीर पर नहीं रहा। अब यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद यह उठ जाएगी। भैरवनाथ की इस बात से सभी के चेहरों पर खुशी के भाव उभरे। नवीन ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और भैरवनाथ के चरण छुए, और उसके साथ ही सभी ने भी उनके चरण छुए। तो दोस्तों, कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।